वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, हरि करि हरि अरिहंत। स्वानुभूत रमणी रमण, जगनायक जयवंत। सिद्ध शुद्ध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैं न मान बिन दान धन, ऐन हीन तन छीन। इह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत। होत उदंगल दूरि सब, तम ज्यों भानु ज्योत। होत उदंगल दूरि सब, तम ज्यों भानु ज्योत। चलिए, बोलिए परोपकारी द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। गुलिस्तान विषय की बहुत ही मार्मिक चर्चा प्रारंभ हुई थी, जिसमें हमने मंगलाचरण का अर्थ देखा था कि मंगलाचरण में किस प्रकार से किस किस को नमस्कार किया गया है। हमने पूरी भूमिका देखते हुए यहाँ पर सर्वप्रथम नेमिचंद्र आचार्य को नमस्कार किया। नेमिचंद्र आचार्य को नमस्कार करने के पश्चात नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया। फिर हमने सभी को क्रमशः अरिहंत, सिद्ध, द्वादशांग में जिनवाणी और हमारे निर्ग्रंथ मुनिराज, इन सभी को हमने क्रम से नमस्कार किया। और यह भावना अंतिम में भाई कि ये हमारा जो ये विषय प्रारंभ हुआ है, ये विषय हमारा अविरल रूप से चलता रहे। और अब हमारा आज का विषय आगे बढ़ रहा है, गुलिस्तान का टॉपिक है। तो अब आगे हमारी सबसे पहले हमारा प्रश्न खड़ा होता है कि व्हाट इज दिस गुलिस्तान। क्या कहा आपने? गुलिस्तान का मंगलाचरण तो कर दिया, मंगलाचरण का अर्थ बता दिया, लेकिन गुलिस्तान होता क्या है? व्हाट इज दिस? क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा रहता है हमारे सामने। जैसे 5 पापों के नाम आते हैं, पाप ऐसा होता है, पाप ऐसा होता है, पाप होता क्या है ये बताइए। तो वैसे ही यहाँ पर गुलिस्तान की चर्चा कर रहे हो, तो गुलिस्तान होता क्या है? सबसे पहले एक प्रश्न है मेरा आप लोगों से। हमें आज जानना है गुलिस्तान का स्वरूप, है ना? ध्यान दीजिएगा। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि हमें गुलिस्तान में प्रवेश करना है या गुलिस्तान के ज्ञान में प्रवेश करना है? हाथ खड़ा करें। क्या प्रश्न है मेरा? हमें गुलिस्तान में प्रवेश करना है या गुलिस्तान के ज्ञान में प्रवेश करना है? कहाँ प्रवेश करना है? इशारा करके बताओ, इशारा करके आप लोग। गुलिस्तान में, चलिए गुलिस्तान में कौन कौन हाथ खड़ा करिए। गुलिस्तान में जो प्रवेश करना चाहते हैं वो लोग हाथ खड़ा करें, गुलिस्तान वाले। बढ़िया, चलिए। और गुलिस्तान के ज्ञान में कौन कौन प्रवेश करना चाहता है? भारती जी दमोह, रतिका जी आगरा, पूनम जी बाहा, बहुत बढ़िया। अलका जी बाहा। देखिए आप सभी लोग क्या विचार कर रहे हैं, आप लोगों की मान्यता है, लेकिन विचार करिएगा। हमें गुलिस्तान में प्रवेश नहीं करना कोमल जी, भारती जी इटावा। हमें गुलिस्तान के ज्ञान में प्रवेश करना है रचना जी। क्यों? क्योंकि गुलिस्तान में तो अनादिकाल से हैं। क्या कहा? गुलिस्तान में तो अनादिकाल से हैं, और अनादिकाल से हैं, और कब तक रहेंगे सुमन जी? अनंत काल तक रहेंगे। कभी कभी कहने में आता है
कि हमारा स्वभाव सिद्ध स्वभाव है, अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा, हम रागी हैं, अनादि काल से अनंत काल तक रागी रहेंगे। ऐसा होता है क्या? यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखना है हमें, ठीक है। ऐसा कहने में आ जाता है, लेकिन ऐसा यदि जल्दी में बोला जाए तो यदि हमें ऐसा नहीं करना है कि गुणस्थान अनादि काल से है तो अनंत काल तक रहेगा, है ना, ये चीज गलत है। ठीक, यहाँ पर क्या कहा, हमें गुणस्थान में प्रवेश नहीं करना है, हमें गुणस्थान के ज्ञान में प्रवेश करना है। अलका जी, क्यों करना है? क्योंकि गुणस्थान में तो अनादि काल से हम, और कौन से गुणस्थान में? पहले गुणस्थान में पढ़े हुए अनादि काल से, लेकिन हमें गुणस्थान में प्रवेश नहीं करना है। ख्याल में आया भारती जी, शशि जी, ख्याल में आई बात? हमें गुणस्थान के ज्ञान में प्रवेश करना है। ठीक, हमें गुणस्थानातीत होना है, गुणस्थान से परे होना है, इसलिए गुणस्थान का ज्ञान करना है। जब हम संसार की बातों को सुनते हैं, राग की बातों को सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? उनको दूर करने के लिए। तो यहाँ भी गुणस्थान को क्यों सुनना है? गुणस्थान से छुटकारा पाने के लिए, गुणस्थान में अटकना नहीं है। जो जीव गुणस्थान में अटकता है वो संसार में भटकता है, ध्यान रखना इस बात का। आपको, हम तो सुनते हुए आए हैं सभी से, गुणस्थान बहुत अच्छे होते हैं, गुणस्थान में ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर तो सब खंडन कर देंगे। गुणस्थान कुछ नहीं होते, गुणस्थान तो जीव की एक समय की पर्याय है, आनी और जानी है। आ रही बात ख्याल में? तो यहाँ सबसे पहले हमें गुणस्थान के ज्ञान में प्रवेश करना है। मैं आपके सामने पीडीएफ ला के रख दूं, समझ में कुछ आए ना तो फायदा क्या है? पहले हम बात करेंगे अपनी मौखादी बात, बाद में पीडीएफ तो बाद में आती रहेगी। ठीक, अब देखिए, इसमें हमें गुणस्थान के ज्ञान में प्रवेश करना है, ठीक है, क्योंकि हमें गुणस्थान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक बार क्या हुआ, हमारे पंडित जी हैं, वो बता रहे थे, बहुत अच्छा, आपको हंसी भी आएगी और आनी भी चाहिए, अब ऐसी बात ही है। एक बार क्या हुआ कि एक पंडित जी ने पूछा, ब्रह्मचारी पंडित जी थे, कि बताइए समाज में, बताइए समाज से पूछा था, आप लोग ही सब लोग थे, आप लोग जैसे ही, माने सब, ऐसा मत समझिए कि हमारे जैसे बुद्धू थे, ज्ञानी थे, ऐसा मत कोई विचार मत करिएगा, मतलब समाज थी। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि बताइए हमारा गुणस्थान कौन सा होगा? क्या कहा? ध्यान दीजिए, ध्यान देना आप लोग। उन्होंने बोला बताइए हमारा गुणस्थान कौन सा होगा? तो उन्होंने बोला, एक आदमी खड़ा होकर बोला, पंडित जी आप तो इतने ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, और हम ठहरे अज्ञानी, तो हमारा तो सबसे अंत वाला होगा, और आप ज्ञानी, आपका सबसे पहला होना चाहिए। क्या कहा? ये होता है जिनको गुणस्थान का ज्ञान नहीं होता, नीरू जी। जिन लोगों को गुणस्थान का ज्ञान नहीं होता, जिनको गुणस्थान के बारे में एबीसीडी नहीं पता, वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि पंडित जी आपका पहला गुणस्थान होना चाहिए, क्यों, आप सबसे महान हैं। और लोग व्यवहार में, कोमल जी, जो फर्स्ट होता है वही सबसे बड़ा कहलाता है। ऐसा नहीं है, गुणस्थान में आओगे तो मात खा जाओगे। इसलिए गुणस्थान के ज्ञान में हमें प्रवेश करना है, गुणस्थान को समझना है। गुणस्थान को समझे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले ये जान लें व्हाट इज गुणस्थान, गुणस्थान है क्या। हम बहुत सुनते हुए आए हैं, ये जीव इतनी सीढ़ी चढ़ता है, ये 1 से 12 तक होता है, ये 1 से 14 तक होता है, लेकिन क्या होता है भाई, ये तो बताइए। हम जब भी पढ़ते हैं तो सीधे मिथ्यात्व पे जाके गिरते हैं, मिथ्या गुणस्थान, साधारण गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान, लेकिन उसकी भूमिका का पता ही नहीं है कि गुणस्थान होते क्या है। इसलिए सबसे पहले हमें गुणस्थान के ज्ञान में प्रवेश करना है। ठीक, आइए हम पीडीएफ के द्वारा अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये जो आपके सामने गुणस्थान के ज्ञान से लाभ, ये तो हमारी चर्चा हो ही गई थी, आप लोगों ने भी विशेष ध्यान दिया था इस पर। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को सभी को? और जिनको नहीं दिख रहा हो ना, वो अपने मोबाइल आड़े कर लें, जिनको नहीं दिख रहा हो वो अपने मोबाइल आड़े रखें, है ना, जैसे ऐसे, जैसे ये मोबाइल है इसको ऐसा रखें। ठीक, हाँ, जिससे क्या होगा, पूरा आपको बड़ा बड़ा एक अक्षर क्लीन दिखेंगे। देखिए, अब हमको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या आया, गुण स्थान का स्वरूप। नीचे देखना, नीचे लिखा होगा, क्या लिखा है ये, गुण स्थान का स्वरूप। अब हमको यहाँ से गुण स्थान का स्वरूप देखना है। सबसे पहले देखिए, विविध नामांतर। आप लोगों को कुछ नोट नहीं करना है, ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, घबराइए मत, मैं बैठा हूं यहाँ पर समझाने के लिए।
ये चार्ट आया है, लेकिन चार्ट को देखकर किसी को घबराना नहीं है ना, कि क्या आ गया, क्या बता रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। अभी देखना, बस सिंपल है, 2 मिनट की बात है, सब निपट जाएगा। पहला, विविध नामांतर। गुण स्थान के भी नाम होते हैं, जैसे अपने होते हैं ना, चुन्नू मुन्नू पप्पू टप्पू, ऐसे ही गुण स्थान के भी अनेक नाम हैं। जैसे गोमट्ट नाम था घरेलू, है ना, चामुंडराय का, वैसे यहाँ पर गुण स्थान के भी और नाम है। सबसे पहला नाम क्या बताया रितिका जी? जीव समास। गुण स्थान का एक नाम आता है जीव समास। जीव समास किसे कहते हैं? जीवों का संक्षेप करना। क्या कहा? जीवों को संक्षेप करने का नाम है गुण स्थान। आ रही बात ख्याल में? जीवों को जिसमें संक्षिप्त किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसे कहते हैं जीव समास। क्या कहा? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हाँ, देखिए, विविध नामांतर क्या कह रहे हैं? जीव समास। जीव समास क्यों कहा पूनम जी? देखिए, जीव समास क्यों कहा? जीव समास वह कहलाता है जिसमें जीवों का संक्षेप किया जाता है, जिसमें जीवों को इकट्ठा करके बोला जाता है, उसे कहते हैं जीव समास। जैसे 6 द्रव्य होते हैं, ध्यान देना है ना, बिल्कुल एक एक बात पर ध्यान देना। 6 द्रव्य होते हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये तो होते हैं जाति अपेक्षा। किन अपेक्षा से? जाति अपेक्षा 6 द्रव्य होते हैं। लेकिन यदि वैसा देखा जाए तो द्रव्य कितने होते हैं? अनंत द्रव्य होते हैं। ठीक, द्रव्य तो अनंत होते हैं, लेकिन जाति अपेक्षा से अलका जी कितने बताए गए हैं? 6 द्रव्यों की संख्या होती है। और देखिए, 6 द्रव्य यहाँ पर बताए, जिसमें जीव द्रव्य लिया, तो जीव द्रव्य में जितने भी ज्ञान दर्शन वाले जीव हैं, जानने देखने वाले जीव हैं, उन सभी को जीव में गर्भित कर दिया, है ना। अब जितने स्पर्श रस वर्ण गंध वाले पुद्गल हैं, उन सभी को उसमें गर्भित कर दिया। जितने भी धर्म द्रव्य वाले हैं, उनको सब धर्म में गर्भित कर दिया। जितने भी अधर्म द्रव्य वाले, उनको अधर्म में, माने इनको एक एक करके इनका ग्रुप बना दिया। तो ये होते तो अनंत है, लेकिन इनका ग्रुप बना बनाकर इनको जाति अपेक्षा से इनकी जाति बना दी एक एक, तो इनको जाति अपेक्षा से 6 कह देते हैं। मेरी बात ख्याल में आ रही है? देखिए, आप लोगों को कठिन नहीं लगना चाहिए, है ना, बिल्कुल सिंपल लगना चाहिए। लग रहा नमोकार मंत्र का अर्थ चल रहा है। है ना। देखिए, क्या कहा मैंने? द्रव्यों को संक्षेप करके कहना द्रव्य समास है। सुमन जी, द्रव्यों को जहां संक्षिप्त करके कहेंगे वहां पर उसे क्या कहेंगे? द्रव्य समास। और यहाँ पर जीवों को संक्षिप्त करके कह रहे हैं, तो इसका नाम जीव समास भी पड़ जाता है। ठीक, गुण स्थान को जीव समास भी कहते हैं। अब आप कहेंगी, आप लोगों ने यदि अध्ययन किया होगा गोमट सारजी ग्रंथ का, तो है ना, वैसे मेरे ख्याल से प्रभा जी ने थोड़ा अध्ययन किया हुआ है, कुछ कुछ किया होगा, कुछ तो ऐसा तो नहीं बिल्कुल नहीं किया होगा, लेकिन जैसे आपने सुना होगा कि किसी का प्रश्न हो सकता है जिसको जिन्होंने अध्ययन किया होगा कि जीव समास तो अलग होते हैं। क्या कहा? जीव समास अलग होते हैं और गुण स्थान अलग होते हैं। तो यहाँ पर गुण स्थान और जीव समास को एक जैसा क्यों बता दिया? जीव समास भी 14 होते हैं और गुण स्थान भी 14 होते हैं। क्या बोला मैंने? जीव समास भी 14 प्रकार के होते हैं, गुण स्थान भी 14 प्रकार के होते हैं। जीव समास में भी जीवों का संक्षेप किया जाता है, गुण स्थान में भी जीवों का संक्षेप किया जाता है। इसलिए दोनों को एक समान कहा जाता है। नाम अलग अलग है, लेकिन नाम से यदि देखा जाए तो गुण स्थान को जीव समास भी कह सकते हैं। अब वो जीव समास 14 कौन कौन से होते हैं? आपने सुना होगा, गाथा आती है, समणा अमणाणेया पंचेन्द्रिय निम्मणा परे सव्ये बादर सुह में इंद्रिय सव्ये पज्जत इधराय। रचना जी, अर्थ बता रहा हूँ, अर्थ बता रहा हूँ, घबराइए मत, अर्थ बता रहा हूँ। देखिए,
निमिचंद्र आचार्य इसमें कहते हैं गाथा में, देखिए पंचेंद्रिय के दो भेद करना है पहले, है ना। देखिए बहुत सरल है, मैं आप लोगों को 14 प्रकार के जीव समास अभी याद कराऊंगा, जस्ट अभी। देखिए 5 इंद्रियों के दो भेद करिए, संगी असंगी, कर लिए पूनम जी बा आपने। दो भेद करिए, संगी और असंगी, दो दिख रहे हैं सभी लोगों को। अब हमें कितने चाहिए, अब 12 और चाहिए, है ना, दो आ गए हमारे पास। अब क्या करना है, अब एक इंद्रिय के दो भेद करिए, बादर और सूक्ष्म। क्या कहा, पहले पंचेंद्रिय के दो भेद किए, कौन कौन से दो भेद किए, संगी और असंगी। फिर एक इंद्रिय के दो भेद करिए, बादर और सूक्ष्म, है ना, चार हो गए। भारती जी दमो, आप तो गोमट साल में बैठ रही हैं, आपको ख्याल में आना चाहिए। हाँ देखिए क्या कहा, दो तो पंचेंद्रिय के भेद हो गए, संगी असंगी, और एक इंद्रिय के दो भेद हो गए, बादर और सूक्ष्म। अब विकलेंद्रिय लेना है यहाँ पर। विकलेंद्रिय क्या होते हैं, किसको पता है, विकलेंद्रिय क्या होते हैं, किसी को पता हो तो हाथ खड़ा करे। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ भी लोग थोड़ा जानकार हैं, बहुत सुंदर। देखिए मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, ओके ओके भारती जी ओके। देखिए दो इंद्रिय से चार इंद्रिय तक वाले जीव होते हैं विकलेंद्रिय जीव। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय, है ना। तो ये चार इंद्रिय माने, चार इंद्रिय तो हो गए, लेकिन दो तीन चार, तो इनमें कितने कितने गिने जाएंगे विकलेंद्रिय में, तीन गिने जाएंगे, ठीक है। दो हमने पंचेंद्रिय के भेद देखे थे, संगी असंगी। उसके बाद हमने देखे थे एक इंद्रिय के दो भेद, कितने हो गए, चार हो गए। और तीन ये देख लिए, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, सात हो गए। अब इन सात में दो का गुणा करें, किन दो का गुणा करना है ऋतिका जी, पर्याप्तक और निर्वित्त पर्याप्तक, इन दोनों का गुणा करिए इन सात में, तो कितना आएगा, 14 हो गए। 14 जीव समास। किस किस को याद होगा जीव समास, 14 जीव समास किस किस को याद हो गए। सरल है, देखिए कठिन बिल्कुल नहीं है, आप लोग बिल्कुल मत टेंशन लीजिए, बिल्कुल आप लोग घबराना घबराना नहीं है। कोमल जी क्लियर हो रही है बात, अरे रे रे चलिए और सूक्ष्म करते हैं, है ना। मैं आप लोग यदि कहेंगे उतना सूक्ष्म करता जाऊंगा, हमें आगे भगने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या सोच रहा था, आज ये दो तीन पेज मुझे करने पड़ेंगे, लेकिन ये तो एक ही पेज नहीं हो पाएगा चलिए देखिए, पहले पांच इंद्रिय होती है ना, उनके दो भेद किए जाते हैं, संगी और असंगी। यहाँ पर पांच इंद्रियों के पांच भेद नहीं देखने, दो भेद देखने, ठीक है, संगी और असंगी, दो भेद। फिर एक इंद्रिय के दो भेद करते हैं, बादर और सूक्ष्म, चार हो गए, चार भेद हो गए। कोमल जी आप हाँ करते जाइए, हाँ। इसके बाद, इसके बाद फिर क्या कहा, विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय होते हैं तीन, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, तो ये तीन हो गए। अब तीन और चार को जोड़ देते हैं तो सात हो जाते हैं, सात हो गए। फिर पर्याप्तक और निर्वित्त पर्याप्तक, इन दोनों से इन सात का गुणा करिए, दो एक दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौक आठ, दो पै 10, दो छक्के 12, दो सत्ते 14, कितने हो गए, 14 जीव समास हो गए। कोमल जी सॉरी क्या नाम है, रचना जी, क्या हो गए तैयार है। अब बताइए, ये मैंने अभी जिसको रोटी खिलाई है, अब कौन कौन बना सकता है, अलका जी बता सकती हैं आप, हाथ खड़ा करिए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि दिन में एक दो दो क्लास ली जाए, एक क्लास में कुछ नहीं हो पाता आप लोगों का क्या कहना है ये बताइए। चलिए देखिए, हो गए जीव समास, 14 जीव समास हमारे हो गए। लेकिन जीव समास जो 14 प्रकार के बताए वो अलग है, गुणस्थान अलग है, लेकिन गुणस्थान को भी हम जीव समास कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि गुणस्थान में भी जीवों का संक्षेप किया जाता है। जैसे
मिथ्यात्व गुण स्थान में जितने ही मिथ्या दृष्टि जीव हैं सब उसमें आ गए। अब ऐसा तो नहीं है एक एक को बनाते बैठेंगे, नहीं भारती जी टावा, सबको एक साथ ले लिया, मिथ्या दृष्टियों को सभी गुण स्थान में एक गुण स्थान में आ गए, और फिर जितने मिश्र वाले होंगे सभी मिश्र में आ गए, है ना। इस प्रकार से सभी गुण स्थानों में अनेक अनेक जीवों का भंडार भरा हुआ है, संक्षेप किया हुआ है, सबके अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, इसलिए 14 प्रकार के गुण स्थानों को जीव समास भी कहते हैं। किस किस ने बात पकड़ ली? जीव समास क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भी जीवों का संक्षेप किया जाता है। प्रभा जी क्लियर है आपको? हाँ बहुत, आप लोग देखिए खुश रहिए, आप लोगों के चेहरे लटक जाते हैं तो मुझे लगता है कि समझ में कम आ रहा है। रतिका जी क्या हुआ? सीमा जी क्लियर? हाँ बढ़िया, आप लोग खुश रहिए ना, समझ में आ रहा हो तो भी खुश रहिए, नहीं आ रहा हो तो भी खुश रहिए। चलिए आगे देखिए, अब देखिए इसको एक और नाम से पुकारा है, स्क्रीन पर देखिए, जीव स्थान। क्या कहा? जीव स्थान। इसको जीव स्थान क्यों कहा? क्योंकि इसमें जीवों का स्थान है ना, इसमें जीव बैठे रहते हैं, इसमें जीव रहते हैं, है ना पूनम दादी जी, है ना, इसलिए इसको जीव स्थान कहा गया है। दादी जी आपको क्लियर हुआ ना जीव समाज क्यों कहा इसको? रागिनी जी आपको क्लियर हुआ? हाँ अब देखिए आगे बढ़िए, अब पहला प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है, गुण स्थान क्या है? व्हाट इज दिस गुण स्थान, है ना, क्या कहा गुण स्थान क्या है? तो यहाँ पर कह रहे हैं गुण स्थान पर्याय है। क्या कहा? गुण स्थान क्या है? गुण स्थान पर्याय है। गुण स्थान द्रव्य नहीं है, गुण स्थान गुण नहीं है, गुण स्थान क्या है? जीव की पर्याय है। माने पर्याय क्यों है? क्योंकि ये आती जाती रहती है, पर्याय आती जाती रहती हैं, इसलिए ये भी गुण स्थान एक पर्याय है जीव की। अगला प्रश्न है भारती जी दमो, देखिए गुण स्थान कहाँ है? गुण स्थान जीव की एक समय की पर्याय में है। क्या कहा? गुण स्थान जीव की एक समय की पर्याय में है। क्लियर? क्यों एक समय की पर्याय में है? क्योंकि गुण स्थान अंतर मूर्त वाले हैं, अंतर मूर्त तक रहते हैं। अब आप लोगों का प्रश्न होगा, जब अंतर मूर्त तक रहते हैं तो अनादिकाल से आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमारे साथ मिथ्यात्व गुण स्थान लगा हुआ है, वो भी अनादिकाल से, और आपने तो बोल दिया अंतर मूर्त में छूट जाते हैं। सुनिए पूनम जी टाबा, अंतर मूर्त में तब कह रहे हैं जब अंतर मूर्त होता है तो आप फिर उनको बांध लेते हैं, फिर अंतर मूर्त हो जाता है, फिर हो जाता है, मतलब ये गाड़ी चलती रहती है, इसलिए अंतर मूर्त का समय बताया जाता है ना, एक समय की पर्याय है जीव की। आगे देखिए अगला प्रश्न, गुण स्थान कब से हैं? अनादि से हैं और अनंत काल तक नहीं रहने वाले। चलिए मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर हिलाते रहिए, नहीं मुझे लगता है कि मैं चिल्ला रहा हूँ ऐसे ही। चलिए क्लियर? अब देखिए गुण स्थान कैसे हैं? अब यहाँ पर गुण स्थान का थोड़ा विवेचन अलग प्रकार से आ गया, देखिए आप लोगों को उपयोग स्थिर करना होगा, बहुत उपयोग स्थिर करना होगा, बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी मत देखना, बिल्कुल इसी में घुस जाना, ठीक है? आप इसमें घुसेंगे तभी आपको विषय ख्याल में आएगा, ऐसे ऐसा नहीं है कि मैं बोलता रहूँ आप सुनते रहेंगे, ठीक है आ ही जाएगा। समझना है तो आप लोगों को सुनना पड़ेगा अच्छे से, ठीक? देखिए अब यहाँ पर तीन अवस्थाएं बन रही है रचना जी, गुणस्थान कैसे हैं, स्वरूप से कैसे हैं, स्वभाव से कैसे हैं, लक्षण से कैसे हैं, तीनों की एक ही बात है कि गुणस्थान का स्वभाव क्या है, गुणस्थान की डेफिनेशन क्या है, ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है? आगे देखिए अब यहाँ पर थोड़ा विषय थोड़ा सूक्ष्म होता जाएगा और आप लोगों को थोड़ा अपना माइंड सेट करना है। क्या कहा? सामान्य अपेक्षा से भी गुण स्थान की डेफिनेशन बता रहे हैं, मैं बोलूं रिपीट करिएगा आप लोग।
गुण्यते पृथक् क्रियते इति गुणः। गुण्यते पृथक् क्रियते इति गुणः। चलिए, अब क्या कहा, जिनके द्वारा जीवों को पृथक पृथक किया जाता है। अभी नीचे मत पढ़ना, कोई भी नीचे बिल्कुल नहीं पढ़ना आप लोग, नीचे देखना ही मत, नीचे देखोगे तो आप भटक जाओगे, क्या लिखा है नीचे, है ना। ऊपर देखिए, मैं बोल रहा हूँ, मुझे सुनिए, और जहां मेरा ये स्क्रो भाग रहा है उसको देखिए। गुण्यते पृथक क्रियते इति गुण। यहाँ पर पहले बता रहे हैं गुण क्या है, व्हाट इज दिस गुण। कह रहे हैं जिनके द्वारा जीवों को अलग अलग किया जाता है उसे गुण कहते हैं। क्या कहा, जिसके द्वारा जीवों को अलग अलग किया जाता है उसे गुण कहते हैं। कैसे अलग अलग किया जाता है, और यहाँ पर हाँ बहुत बड़ी बात, गुण का अर्थ यहाँ पर ज्ञान दर्शन आदि गुण नहीं लेना है। रजनी जी, रचना जी, कविता जी, क्या कहा, यहाँ पर गुणों में ज्ञान दर्शन वाले गुण नहीं लेना है, ज्ञान दर्शन चारित्र ये गुण नहीं लेना है। यहाँ पर गुणों का अर्थ लेना है जो पृथक पृथक करके बताता है, वो वाला गुण। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं जीव माने जो जीवों को पृथक पृथक करके बताए, जीवों को भिन्न भिन्न करके बताए, जीवों को अलग अलग करके बताए, वो कहलाता है गुण। अब नीचे देखिए, इसके अनुसार जीव भावों स्थानों दशाओं से, ये तीन चीज लिखी हुई यहाँ पर, भावों स्थानों दशाएं, ये तीनों एक ही है ना, एक ही चीज है। हम यहाँ पर भाव पकड़ लेते हैं, भाव की बात चल रही है, ठीक है, एक चीज है बस। जिन भावों से जीवों जीव पृथक पृथक प्रतीत होते हैं, माने जिन भावों से, माने जिन गुणों से जीव पृथक पृथक अलग अलग दिखते हैं उन्हें गुण स्थान कहते हैं। क्या कहा, बहुत सरल है, गुण स्थान की डेफिनेशन याद हो गई। क्या कहा पूनम जी, बा जिनके द्वारा, जिनके भाव, जिन भावों से जीव अलग अलग दिखता है उसे ही गुण स्थान कहते हैं। ऐसा नहीं याद हो रहा हो तो ऐसा याद करिए, जिनके द्वारा जीव अलग अलग दिखाई देता है उसे तो गुण कहते हैं, और गुणों के स्थान को गुण स्थान कहते हैं। कितनी सरल परिभाषा है, गुणों के स्थान को गुण स्थान कहते हैं। अब सुनिए, जिन भावों, यहाँ पर भाव भी कई प्रकार के होते हैं। क्या कहा, प्रत्येक जीवों के असंख्यात लोक प्रमाण भाव होते हैं। क्या कहा, अनेक जीवों के लोक प्रमाण असंख्यात भाव होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे उदाहरणों से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे रचना जी को ले, उनको ही लेता हूँ, वो भी मुख्य रहती है सबके सामने। चलिए, हाँ रचना जी कहीं आज भी पकड़े गए। चलिए, रचना जी गई अपने इटावा में शॉपिंग करने के लिए, निवास लगती है ना, हाँ बहुत जोरदार निवास लगती है इटावा में। तो रचना जी शॉपिंग करने गई निवास में, और उनके साथ कौन जाएगा, कोई जाना चाहता है साथ में। चलिए, भारती दमो नहीं गई होंगी, भारती दमो आप घूम के आइए। चलिए, रचना जी के साथ घूमने गई है भारती जी दमो। अब रचना जी दुकान पर पहुंची, साड़ी निकालो भाई। अब रचना जी की जेब में पड़े हुए हैं 5,000 रुपए। कितने रुपए हैं, 5,000 पड़े हुए हैं। अब उनको जाना है, अब वो मेले में गई हैं, शॉपिंग करने चली गई। अब वो गई हैं सीधी साड़ी की दुकान पर। अब साड़ी की दुकान पर उन्होंने कहा कि साड़ी दिखाइए भाई साहब। सबसे पहली साड़ी दिखाई गई उनको, साड़ी देख ली, साड़ी की रेट थी 2,500। कितनी रेट थी, 2,500। ऐसी आती है मेरे ख्याल से, मैंने भी सुना है ऐसी किसी दाम से साड़ियाँ आती हैं। तो उन्होंने सोचा चलो ये साड़ी अच्छी लग रही है, इसको ले लेते हैं। अब वो साड़ी पैक करा के निकलने वाली थी कि मानो उन्हें 2-3 साड़ियां और दिख गई। अब उनका मन विचलित हो गया, अरे ये भी ले लूं, ये भी अच्छी लग रही है, ये भी ले सकती हूँ, ये भी ले सकती हूँ।
तो उन्होंने कहा भाई साहब और दिखाइए। फिर उन्होंने साड़ियां निकलवाई बहुत सारी। फिर रचना जी विचार करने लगी, जौ ले लें कि जौ ले लें। क्या कहा रचना जी ने? जौ लें कि जौ लें, कुछ पता ही नहीं पड़ रही। तब उन्होंने भारतीय दमों से पूछा, तुम बताओ का ले लें? उन्होंने की जो तुम्हें अच्छा लगा सो ले लो। अब उन्होंने, अब इसमें मैं उदाहरण में ये बताना चाह रहा हूं कि साड़ी एक है और फिर अनेक साड़ियां आपके सामने आ गईं। अब उन साड़ियों में आपका ज्ञान, आपके कसाय, आपका मोह अलग अलग प्रकार से बट गया। तो आपका मोह कितने प्रकार का हो गया? जितनी प्रकार की साड़ियां। क्या कहा? जितनी प्रकार की साड़ियां हैं उतना प्रकार का आपका मोह हो गया। वैसे तो मोह एक ही प्रकार का होता है, क्रोध मान माया लोभ, माने इनमें मोह एक ही प्रकार का है, मोहिनी कर्म एक ही होता है, लेकिन मोह भी अनेक प्रकार के होते हैं, अनंत 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 मोह होते हैं। कैसे? अनेक साड़ियां पड़ी हुई हैं, ये अच्छी लग रही है, इससे ज्यादा राग दूसरे में है, दूसरे से ज्यादा राग तीसरे में है, माने इस प्रकार राग सब में पड़ा हुआ है। तो ये होता है अपना, बहुत सारे भाव हो जाते हैं अपने। नहीं समझ में आया होगा तो एक एग्जांपल और आता है। आपके यहाँ आपके बच्चों की शादी है किसी की, आपने शादी के कार्डों को लेने बनाते हुए बैठ गए। किनको बुलाना है? अपनी नंद को बुलाएं? नहीं नहीं, नंद तो ठीक है, नंद तो इनकी बहन है, अपन तो अपनी बहन को बुलाते हैं। वो वाला राग, फिर दूसरा राग, नहीं नहीं अपनी बहन तो ठीक है, अपनी बहन के दामादों को बुलाते हैं, नहीं उनका राग, फिर उनसे राग, माने इस प्रकार से हम राग राग करते 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 पूरी फैमिली अलग अलग प्रकार से राग हो जाता है। ये कहलाते हैं अनंतानंत राग। लोक असंख्यात लोक प्रमाण भाव जीव ही करता है, कहीं अलग से नहीं होते। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन भावों से जीव पृथक पृथक प्रतीत होता है, अनेक चीज पड़ी हुई है और हम अपने भावों से उन चीजों को अलग अलग प्रकार से देखते हैं, अपने नंद को अलग देखते हैं, भौजाई को अलग देखते हैं, दामाद को अलग देखते हैं, हस्बैंड को अलग देखते हैं। तो ये जो भाव होते हैं इन्हें शास्त्रों में लो असंख्यात लोक प्रमाण भाव बताए हैं, और इनसे ही जीव एक दूसरों को पृथक पृथक देखता है, और उसे ही हम कहते हैं गुणस्थान। ये तो एग्जाम्पल हुआ है ना। अब देखो, अब यहाँ पर कह रहे हैं जिन भावों से, जिन भावों से माने जीव के भावों से पृथक पृथक जो जीव दिखाई देते हैं। जैसे पहला प्रथम गुणस्थान है मिथ्यात्व गुणस्थान। मिथ्यात्व गुणस्थान में यदि बात आती है तो जितनी मिथ्या दृष्टि जीव है उन सभी को उसमें गर्वित किया जाता है। जब जब मिथ्यात्व की बात आएगी तो मिथ्यात्व दृष्टि में सब जीव आ जाएंगे। ऐसे 14 गुण स्थानों में अनंत जीव भरे हुए हैं। आ रही बात ख्याल में? इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं, ज्यादा कठिन नहीं है, आप लोग घबराइए मत। यहाँ पर इतना कहा है कि जिन भावों से जीव को पृथक पृथक प्रतीत प्रतीत होता है उसे हम कहते हैं गुणस्थान, है ना। मिथ्यात्व में अलग प्रतीत होते हैं, सासाधन में अलग प्रतीत होते हैं, मैंने इस प्रकार से हर गुण स्थान में अलग अलग प्रतीत होता है। जैसे कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, पहले गुण स्थान में है, अब वो जीव यदि उपयोग स्थिर करे तो चौथे गुण स्थान में पहुंच सकता है, सम्यक हो सकता है, उसे भी अंतर मूर्त में हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो बताइए, अब जो मिथ्या दृष्टि जीव था, अब वो मिथ्या सम्यक दृष्टि हो गया अचानक अंतर मूर्त में, भाव बदल गए। तो जो पृथक पृथक होता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता कि मानो जो जी मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि रहेगा, ऐसा नहीं कह सकते। पृथक पृथक प्रतीत होता है, उसे हम कहते हैं गुण स्थान। ऐसा नहीं है कि जो चौथे गुण स्थान पे चढ़ गया तो कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं। अथवा में देखिए समय कितना बचा है अभी, मेरे ख्याल से समय समाप्त होने वाला है हमारा। चलिए, इतनी चर्चा तो हमारी आज हो गई, और ये अथवा में इसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि आज ज्यादा लोड ना हो जाए आप लोगों पर, इसलिए इतना हमारा समय आज हुआ। और इसमें जो विशेष चर्चा होगी इसकी चर्चा हम कल करेंगे। और वहाँ आप लोगों के लिए ग्रुप खोल दिया गया है, आप उस ग्रुप पर शंकाएं कर सकते हैं। आपको इस विषय संबंधित जो भी शंकाएं उत्पन्न हो रही हो तो आप उसमें आकर विषय संबंधित शंकाएं वहां पर करें,
तो आप लोगों की शंकाओं का समाधान हम यहाँ जूम ऐप के माध्यम से आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। ठीक है, ग्रुप में आप लोग जो भी ऐड होना चाहते हैं वो मैसेज कर सकते हैं ग्रुप एडमिन को, तो वो आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेगा।